ओके, इसी को हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। जब हमारे पास बायोमास का पिरामिड आता है, बायोमास का जूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश या लार्ज फिश, या कई बार फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन दोनों का ही दिया होता है, तो ये हमें इन्वर्टेड ही मिलेगा। इन्वर्टेड क्यों मिलेगा? क्योंकि पहले हमारे पास आता है दैट इज फाइटोप्लैंक्टन, और उसके बाद जो है हमारे पास आएगा जूप्लैंक्टन। ठीक है, और अगर ये बाद में अगर ये सिचुएशन दी हो तो हमें बनानी नहीं, अदरवाइज हमारे पास दो ही मिलती है, फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन। आप कहोगे कि बायोमास तो हमेशा प्रोड्यूसर का ज्यादा होना चाहिए, बायोमास प्रोड्यूसर का ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो प्रोड्यूसर ज्यादा नंबर में रहेगा या ज्यादा बायोमास में रहेगा तभी जो है कंज्यूमर इस पर सरवाइव कर पाएगा। तो ये एक तरह का एक्सेप्शन क्यों है, उल्टा क्यों है? एक्चुअली रीजन ये है कि फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं उनका रिप्रोडक्शन रेट बहुत ज्यादा होता है। अगर ये ज्यादा नंबर में या इनका बायोमास ज्यादा हुआ और उनको कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर कम मात्रा में हुए या कम पड़ गए, तो ये इतने ज्यादा रिप्रोड्यूस हो जाएंगे, इतने ज्यादा हो जाएंगे, तो पूरे ओशन के अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स ही रहेंगे। इसलिए नेचर का एक बहुत बढ़िया फिनोमिना है, इसलिए ये ऑलरेडी बहुत कम अमाउंट में होते हैं, और जितना अमाउंट बनता है उससे ज्यादा मात्रा में कंज्यूमर होते हैं, जो बना उसको कंज्यूम कर लिया, क्योंकि इनका रिप्रोडक्शन रेट जो है बहुत ज्यादा होता है। ओके, तो ये हमारे पास बायोमास का रहा, और तीसरा हमारे पास एनर्जी का रहेगा। एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट बनता है, ये बात ध्यान में रखना। कोई भी फूड चेन हो, चाहे वो इक्वेटिक हो, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, चाहे किसी भी प्रकार की फूड चेन हो, उसमें क्योंकि हम जानते हैं कि 10% लो, कोई भी फूड चेन है, कोई भी पिरामिड है, कहाँ से शुरू होता है? शुरू होता है हमेशा प्रोड्यूसर से। तो कोई भी एग्जांपल ले लो या किसी भी प्रकार का एग्जांपल हो, तो हमारे पास सबसे पहले अगर आएगा तो ये हमारे पास आएगा दैट इज प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, दैट इज द टॉप कंज्यूमर। ओके, कोई भी चाहे ग्रास होपर का एग्जांपल लो, चाहे ये ट्री का एग्जांपल लो, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोड्यूसर के पास एनर्जी मैक्सिमम होती है, फिर उसके बाद 10% आगे कम, फिर इस 10% लो लगता है। इस कारण जो है हमेशा इसका पिरामिड अपराइट ही बनता है। नंबर और बायोमास के लिए कंडीशन अप्लाई नहीं होती है, पर एनर्जी पिरामिड हमेशा ही अपराइट बनता है। तो ये हमारे पास पिरामिड का कॉन्सेप्ट रहा। आगे हमारे पास है बायो जियो केमिकल साइकिल। ओके, बायो जियो केमिकल साइकिल, इस चीज को समझना है। बायो जियो केमिकल, बायो का मतलब लिविंग थिंग्स, जियो का मतलब जियोग्राफी, जियोग्राफिकल कंडीशन, केमिकल मतलब केमिकल, यानी केमिकल्स का लिविंग थिंग्स से जियोग्राफिकल कंडीशन में, जियोग्राफिकल कंडीशन से लिविंग थिंग्स में आना हमारे पास एक साइकिल की फॉर्म में होता है, और इसे हम बोलते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल्स। काफी साइकिल्स होते हैं, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल, फास्फोरस साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल और कार्बन साइकिल। तो हमारे सिलेबस में हम लोग सिर्फ दो ही साइकिल कर रहे हैं, एक हमारे पास कार्बन साइकिल है, एक हमारे पास फॉस्फोरस साइकिल है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कार्बन साइकिल की बात कर रहे हैं। कार्बन साइकिल, तो पहले इनका नेचर में आने का तरीका, यानी जियोग्राफिकल कंडीशन से लिविंग थिंग्स बायो में कैसे आते हैं, फिर इनके जाने का तरीका, इन दोनों को समझना है, अपने लिए दिक्कत नहीं रहेगी। अगर हम देखें तो सिंपल से एग्जांपल्स की बात करें कि नेचर में अगर हम देखें तो कार्बन किस फॉर्म में मिल रही है? गैसियस फॉर्म में मिल रही है, CO2 की फॉर्म में मिल रही है। ठीक है, तो गैसियस फॉर्म में मिल रही है। कार्बन किस फॉर्म में? गैसियस, इसलिए इसको गैसियस साइकिल भी बोलते हैं। ओके,
इस CO2 का यूज किसने किया? CO2 का यूज किया प्लांट ने, ओके, प्लांट ने यूज किया और प्लांट ने इसको क्या बना दिया? ऑर्गेनिक मैटर। प्रोसेस कौन सी है हमारे पास? फोटोसिंथेसिस। कौन सी है? फोटोसिंथेसिस से CO2 का यूज करते हैं और इसे ऑर्गेनिक मैटर में ग्लूकोज वटेवर इसमें बदल देते हैं। अब इस ऑर्गेनिक मैटर को किसने खाया? एनिमल। अब ये लिविंग थिंग में एंटर होने का तरीका हो गया। कार्बन को किस फॉर्म में आना पड़ा? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से प्लांट में ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्म में आना पड़ा और वहां से एनिमल में आ गया। आने का तरीका एक हुआ बाय फोटोसिंथेसिस, पर जाने के तरीके काफी हो सकते हैं। जाने के तरीके कौन से हो सकते हैं? प्लांट रेस्पिरेशन करता है, ओके, तो क्या कार्बन निकलता है। एनिमल रेस्पिरेशन करता है तो भी कार्बन निकलता है। प्लांट डिके होता है तो भी कार्बन निकलता है। एनिमल डिके होता है तो भी कार्बन निकलता है। इसके अलावा अगर वुड जलती है तो भी कार्बन निकलता है। और अगर हम कह सकते हैं जो है व्हीकल या फोसिल फ्यूल जो है उसके जलने से भी कार्बन निकलता है। वोल्केनो एरप्शन, ज्वालामुखी जब फटते हैं तब भी कार्बन निकलता है। और सबसे बड़ा जो सोर्स हम कह सकते हैं, ओशियन ऑर्गेनिज्म भी कार्बन को रिलीज करते हैं। तो आप कह सकते हो कि आने का तरीका हमारे पास एक ही है, जाने के तरीके काफी हो सकते हैं। तो ये जो साइकिल है हमारे पास क्या कहलाता है? कार्बन साइकिल। तो ये कार्बन साइकिल है। ये गैसेस साइकिल क्यों है? क्योंकि एक गैस एक CO2 से शुरू होते इसलिए गैसेस साइकिल भी बोलते हैं। अगर हम इसी को ही फॉस्फोरस साइकिल की बात करें, फॉस्फोरस साइकिल अगर हम बात करें तो ये एक तरह का सेडिमेंट्री साइकिल कहलाता है। सेडिमेंट्री साइकिल कि फॉस्फोरस किस फॉर्म में आया? रॉक से। कहां से शुरू हुआ ये? ओके, रॉक की वेदरिंग हुई तो क्या बनी? सोयल बनी, ओके। और फिर सोयल से किसने लिया? कहां पर गया? प्लांट में। और प्लांट से कहां पर आया? एनिमल में। और एनिमल के मरने के बाद क्या हुआ? डेट्रिट्स। और प्लांट के मरने के बाद भी क्या हुआ? डेट्रिट्स। और डेट्रिट्स किसमें मिल गई? सोयल के अंदर। तो ये साइकिल कहां से शुरू? तो रॉक से हुआ था, बट अब सोयल के अंदर ये मूव हो रहा है। यहां से प्लांट के अंदर आया, प्लांट से एनिमल के अंदर आया, एनिमल से डेट्रिट्स और डेट्रिट्स से सोयल। इसे बोलते हैं फॉस्फोरस साइकिल। और इसको सेडिमेंट्री साइकिल, क्योंकि ये रॉक से हुआ है इसलिए इसको सेडिमेंट्री साइकिल भी कहते हैं। तो ये हमारे पास ये एक सीधा एग्जांपल है, या आप कह सकते हैं सेडिमेंटेशंस का। अगर हम दोनों में लिटिल बिट डिफरेंस देखें तो हमारे पास कार्बन साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल के बीच में, तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो साइकिल है वो कहाँ से शुरू होता है? दैट इज द गैसेस साइकिल है। और ये कहाँ से शुरू होता है? रॉक से शुरू होता है, क्योंकि और इसका जो प्रोसेस है कार्बन साइकिल जो है वो बहुत जल्दी जो है एक फॉर्म में कंप्लीट हो सकता है। कैसे कि जैसे आप लोग देख सकते हैं कि किसी भी प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया और फोटोसिंथेसिस करने के बाद उस प्लांट को किसी एनिमल ने कंज्यूम किया, उसका प्रोडक्ट कंज्यूम किया, और उसने जब रेस्पिरेशन किया तो वहां से कार्बन रिलीज कर दी, यानी कार्बन को लिया और कार्बन को जो है फास्ट ही दे दिया गया। बट इस प्रोसेस को वेदरिंग को बहुत साल लगेंगे। प्लांट इसे सोइल में लेगा, एनिमल लेगा, और एनिमल मरने के बाद ये दोबारा सोइल के अंदर जाएगा। तो आप कह सकते हो कि ये जो होता है ये इससे फास्ट होता है
और ये जो होता है वो स्लो होता है। और इसको इजिली हम लोग नेचर के अंदर देख लेते हैं, बट इसको जो है हम लोग इजिली इतना नेचर के अंदर कार्बन साइकिल को आप नेचर के अंदर घटित होता हुआ या देख सकते हैं कि कार्बन जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन हो रहा है, बट सेडिमेंटेशन और ये बहुत स्लो प्रोसेस होते हैं, इसको आसानी के साथ नहीं देखा जा सकता है। तो ये हमारे पास 2 साइकिल है जो हमारे सिलेबस में। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो सक्सेशन रहेगा, उसे भी हम लोग करते हैं कि सक्सेशन क्या होता है।